गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं एडवांटेजेस और यूजेस ऑफ अकाउंटिंग। राइट, जस्ट अ सेकेंड, दिस इज यूजेस ऑफ अकाउंटिंग। राइट, हम इस चीज़ को जो है आज डिस्कस करने वाले हैं। अब देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं एडवांटेजेस क्या हैं, हम जब एडवांटेजेस की बात करते हैं अकाउंटिंग को कहाँ यूज़ किया जाता है, क्या काम आती है, ये एडवांटेजेस क्या हैं। तो इसके अगर एडवांटेजेस की अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट एडवांटेज देखिए क्या है, हेल्पफुल इन मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। फर्स्ट क्या कहता है कि बिजनेस को मैनेज करने के काम आता है। जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है वो आपको हेल्पफुल होती है प्लानिंग करने में, डिसीजन मेकिंग करने में और अपने बिजनेस से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ हैं उनको कंट्रोल करने में। तो ये आपकी हेल्प करती है प्लानिंग में, डिसीजन मेकिंग में और कंट्रोलिंग में। तो हम ये कह सकते हैं इन शॉर्ट, आपको जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो आपके बिजनेस को मैनेज करने में हेल्प करती है। सेकेंड अगर एडवांटेज की अगर हम बात करते हैं तो क्या कहता है कि प्रोवाइड कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। ठीक है, आपको जो कंप्लीट है सिस्टमेटिक रिकॉर्ड मिल जाएगा। मतलब बिजनेस ट्रांजैक्शंस जो होती हैं ग्रो करती हैं साइज में, कॉम्प्लेक्सिटी भी होती है, तो ये पॉसिबल नहीं होता कि आप सारी इन्फॉर्मेशन को याद रख पाएँ। आज क्या ट्रांजैक्शन हुई, कल क्या हुई और उस दिन क्या हुई थी। तो इससे बेटर ये है कि आप इनको सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड कर लें, और जब रिकॉर्ड करेंगे, समराइज़ कर लेंगे, तो आपको अपनी बिजनेस की ट्रू पिक्चर आपको जो है वो दिखाई देगी। राइट, तो ये आपको हेल्प करेगी किस चीज़ में, अकाउंट्स को सिस्टमेटिक, ट्रांजैक्शंस को सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड करने में और अकाउंट्स को मेंटेन करने में। थर्ड अगर मैं बात करूं तो इन्फॉर्मेशन मिल जाती है आपको रिगार्डिंग द प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। ये सिंपल पॉइंट है, हम डिस्कस कर चुके हैं पहले, अभी तक अकाउंटिंग में हमने यही चीज़ें समझी हैं, और इसी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से आपको अपनी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन भी पता लग जाती है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पर आपका पॉइंट आता है एनहांस कंपेरेटिव स्टडी। कंपेरेटिव स्टडी कैसे कर सकते हैं आप, देखिए आपने अकाउंट्स मेंटेन किए, अगर लास्ट ईयर भी आपने अकाउंट मेंटेन किए थे और आज भी अगर आप करंट ईयर के अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, तो एट द एंड ऑफ द ईयर आप जो है दोनों ईयर्स के अकाउंट को कंपेयर कर पाएंगे। और कंपेयर करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपकी कॉस्ट क्या थी, आपके एक्सपेंसेस क्या रहे, आपकी सेल क्या रही, आपका प्रॉफिट क्या रहा। तो आप कंपेरेटिव स्टडी कर सकते हैं। राइट, नेक्स्ट अगर हम देखते हैं यहाँ पर, ये हेल्प करेगा किस चीज़ में, असेसमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी। जब आप सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, एट द एंड आपने अपना प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया, और आप ये देख सकते हैं कि आपकी टैक्स लायबिलिटी कितनी बनती है। राइट, और जो अगर आप प्रोडक्ट्स वगैरह परचेज कर रहे हैं तो उसके ऊपर जीएसटी कितना लगता है, तो आप ये चीज़ें जो है कैलकुलेट कर पाएंगे। ये तभी हो पाएगा जब आपने अपनी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया होगा, सिस्टमेटिक तरीके से अकाउंट्स मेंटेन होंगे। नेक्स्ट अगर सेवन्थ पॉइंट देखें तो एविडेंस का काम करता है इन लीगल मैटर। मान लो कल को अगर कोई केस हो जाता है, कोई ऐसी सिचुएशन हो जाती है, उसके लिए आपको एविडेंस जो है वो शो करने हो, तो आप अपने अकाउंट्स को वहाँ पर शो कर सकते हैं। आप एज अ डॉक्यूमेंट जो है आप अपने अकाउंट्स रख सकते हैं, लेकिन आप ये तभी कर पाएंगे ना जब अपने से मेंटेन किया होगा, अकाउंटिंग प्रोसीजर को फॉलो किया होगा, जो रूल्स रेगुलेशंस हैं उनको सिस्टमेटिक तरीके से फॉलो किया होगा। तो अगर आपने अकाउंट सही तरीके से बनाए होंगे, प्रेजेंटेबल होंगे, तभी आप जो है उसको एज अ एविडेंस यूज़ कर सकते हैं अपने लीगल मैटर्स में। राइट, तो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अभी कुछ और पॉइंट्स भी हैं जो इसके आगे हम डिस्कस करेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है आपका फैसिलिटेट सेल ऑफ बिजनेस। सेल ऑफ बिजनेस क्या मतलब है, जब भी मान लो आपको अपना बिजनेस सेल करना हो, ठीक है, तो आप जो परचेजर है उसको अपनी अकाउंट्स दिखा सकते हैं, आप उनको अपनी बिजनेस की पोजीशन बता सकते हैं कि हमने इतने इतने सालों के हमारे अकाउंट्स है और हमने ये प्रॉफिट अर्न किया है, और ये हमारे बिजनेस की पोजीशन है, और इस हिसाब से हमने अपना बिजनेस का जो प्राइस है वो डिसाइड किया है। तो जब भी आपको अपना बिजनेस सेल करना हो तो आपके अकाउंट्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं उस समय आपको बिजनेस का प्राइस एस्टिमेट करने में। नेक्स्ट आता है हेल्पफुल इन द रेजिंग लोन्स। जब भी आपको लोन रेज करना हो, मार्केट से आपको पैसा उठाना है, ठीक है, आप बैंक से पैसा ले रहे हैं या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से लोन रेज कर रहे हैं, तो लोन सैंक्शन करने से पहले जो ये पार्टीज होती हैं ये आपके फाइनेंशियल अकाउंट्स देखना चाहेंगी, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर्म की देखना चाहेगी, फाइनल अकाउंट है, लाइक फंड फ्लो स्टेटमेंट है या कैश फ्लो स्टेटमेंट है, तो ये चीज़ें वो देखना चाहती है। ठीक है, तो आपको अगर लोन रेज करना हो तो आप अपने अकाउंट्स प्रेजेंट कर सकते हैं। हेल्पफुल इन पार्टनरशिप अकाउंट्स। पार्टनरशिप अकाउंट में कैसे हेल्प करेंगे, देखो अब अकाउंट्स क्या होता है कि हम अकाउंटिंग में करते क्या है, रिकॉर्ड करते हैं, प्रोवाइड करती है इन्फॉर्मेशन आपको। जब भी किसी पार्टनर को एडमिट करना हो अपने बिजनेस में, और या फिर हमारे बिजनेस से कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है या किसी पार्टनर की डेथ हो गई, हिसाब किताब क्लियर करना हो, तब वो अपने सारे जो अकाउंट्स मेंटेन किए होंगे वो आपको काम आएंगे। किस चीज़ में काम आएंगे, फर्म की गुडविल को कैलकुलेट
कर सकते हैं, आप सारा हिसाब किताब देख सकते हैं किसको कितना देना बनता है। तो पार्टनरशिप के अकाउंट्स जो हैं वो भी आपको हेल्पफुल करते हैं, किसमें, पार्टनरशिप में हेल्पफुल करते हैं उसको मेंटेन करने में, और लास्ट में जो आपको वाइंड अप करना हो या अकाउंट्स क्लियर करने हो, राइट। हेल्पफुल इन द प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन। प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन का क्या मतलब है कि यहाँ पर क्या कहता है कि जो ये अकाउंट्स आप बना रहे हैं ये आपको प्रिवेंट करेंगे, बचाएंगे और डिटेक्ट करके बताएंगे बिजनेस में कोई एरर है या कोई फ्रॉड है तो वो आपको पता लग जाएगा, राइट। जैसे हम बैलेंस शीट वगैरह बनाते हैं, हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, तो इन सब चीज़ों से या ट्रायल बैलेंस की हालत से आपको ट्रांजेक्शन्स पता लगती हैं और इसके अंदर होने वाली एरर्स जो हैं वो आप जान सकते हैं और उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो इस हिसाब से जो है ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपके एडवांटेजेस शो करते हैं किस चीज़ के, अकाउंटिंग के, राइट। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं अकाउंटिंग की कुछ लिमिटेशंस। देखो अभी तक हमने ये देखा कि अकाउंटिंग हमें जो है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है रिगार्डिंग प्रॉफिटेबिलिटी, रिगार्डिंग फाइनेंशियल साउंडनेस ऑफ द कंसर्न्स टू द ओनर, इंटरेस्टेड पार्टीज, व्हाटएवर, हमने बहुत सारी चीज़ें जो है डिस्कस की, लेकिन इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं, राइट। तो हम वन बाय वन उन लिमिटेशंस को डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने पहले वो वीडियो नहीं देखा जिसमें आप एडवांटेजेस डिस्कस कर चुके हैं, पहले वो देखो, फिर हम देखेंगे कि इसकी लिमिटेशंस क्या है। तो चलिए देखते हैं इसमें फर्स्ट क्या कहता है, इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल जजमेंट। फर्स्ट पॉइंट बोला इसने, इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल जजमेंट, मतलब क्या है, अकाउंटिंग अभी भी कोई एग्जैक्ट साइंस नहीं है, ठीक है। अकाउंटेंट्स जो है अपने पर्सनल जजमेंट के बेसिस पर कुछ डिसीजंस लेते हैं वेरियस आइटम्स के रिगार्डिंग। फॉर एग्जांपल मान लो कि अभी जैसे ये कैलकुलेट करना हो हमारे लिए कुछ डिफिकल्ट हो जाता है, अभी ये डिफिकल्ट है कैलकुलेट करना कि जो डिग्री ऑफ एक्यूरेसी से हम ये नहीं बता सकते कि एक्चुअल यूजफुल लाइफ के एसेट की, हमने कोई बिजनेस में कोई एसेट परचेज की, फॉर एग्जांपल हमने कोई मशीनरी परचेज की, ठीक है। अब उसके ऊपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है और उसके लिए हमें ये जानना ज़रूरी है कि इसकी एस्टिमेटेड लाइफ क्या है। तो हम एग्जैक्ट जो है ये डिसाइड नहीं कर सकते कि इस एसेट की एस्टिमेट करके बताएं कि एग्जैक्ट लाइफ क्या रहने वाली है, तो आपको ये अपने पर्सनल जजमेंट के बेसिस पर डिसाइड करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर जो है थोड़ा सा आपका डिसीजन गलत भी हो सकता है। सेम अगर हम बात करें कि स्टॉक का वैल्यूएशन करना हो या हमें डाउटफुल डेट्स जो हैं उनके रिगार्डिंग प्रोविजंस बना रही हो, तो उसके अंदर भी जो है हर किसी के डिफरेंट पर्सन के डिफरेंट ओपिनियन हो सकते हैं। किसी भी थिंग को लेकर जब जजमेंट की बात आती है तो अलग अलग पर्सन की अलग अलग जजमेंट हो सकती है। तो यहाँ पर भी जो आपका डिसीजन है वो थोड़ा सा यहाँ पर जो है रॉन्ग हो सकता है, तो उसके ये चांसेस रहते हैं। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फ्यूज़ होती है किससे, पर्सनल जजमेंट से इन्फ्यूज़ होती है। अब अगर पर्सनल जजमेंट से इन्फ्यूज़ होगी तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, आप एग्जैक्ट प्रॉफिट जो है कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, राइट। नेक्स्ट है कंसेप्ट बेस्ड है, बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस। दो चीज़ों के ऊपर बेस्ड है, अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स और कन्वेंशंस। इसका एक अलग से चैप्टर है पूरा जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या होते हैं और कन्वेंशंस क्या होती हैं, ठीक है। अभी के लिए इतना समझते हैं कि अकाउंट्स जो प्रिपेयर किए जाते हैं तो ये बहुत से कॉन्सेप्ट्स और कन्वेंशंस को फॉलो किया जाता है, राइट। और हम क्या करते हैं यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी और फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो डिस्क्लोज की जाती है। तो हो सकता है कि वो प्रॉफिटेबिलिटी और फाइनेंशियल पोजीशन जो है रियलिस्टिक ना हो। अब कैसे रियलिस्टिक नहीं होगी, जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने एग्जांपल लिया, मान लीजिए कि कोई फिक्स्ड एसेट है, ठीक है। अगर हम फिक्स्ड एसेट का एग्जांपल लें, अब आप फिक्स्ड एसेट की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होता है कि हम फिक्स्ड एसेट्स को बैलेंस शीट में शो करते हैं। बैलेंस शीट में शो करते हैं किसके अकॉर्डिंग शो करते हैं, जिस प्राइस पे इसको खरीदा होता है हिस्टोरिकल कॉस्ट के ऊपर हम इसको शो करते हैं, ठीक है। जिस प्राइस पे आपने इसको खरीदा, फॉर एग्जांपल 10 लाख पे आपने इसको खरीदा है, तो हम हिस्टोरिकल कॉस्ट पे इसको शो कर देंगे। हमने कौन सा कंसेप्ट फॉलो किया, यहाँ पे हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट होता है, हम उसको यहाँ फॉलो करें। इसका मतलब क्या है कि फिक्स असेट जो है अपनी लागत पे दिखाई जाएगी। अब मार्केट वैल्यू तो ज़रूरी तो नहीं है अभी 10 लाख की हो सकता है कि वो डाउन होकर 5 लाख हो गई हो, तो ये मार्केट वैल्यू है। लेकिन अकाउंट्स अभी भी क्या करें, क्या शो करेंगे कि हमारे बिजनेस में 10 लाख की मशीनरी जो है वो लगी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो वैल्यू रियलाइज की जाती है जब असेट को सेल किया जाएगा तो वो कम या ज़्यादा हो सकती है एज कंपैरिजन टू द मार्केट वैल्यू, ठीक है, एज कंपैरिजन टू द वैल्यू, या फिर ये कहें कि कॉस्ट जो शो की गई है कहाँ पर, बैलेंस शीट में शो की है, तो इससे कम या ज़्यादा हो सकती है। तो अकाउंट्स तो डिफर कर गए ना यहाँ पर। तो आपने तो फॉलो किया था कौन से, हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट को, कि हम अपने बिजनेस में फॉलो कर रहे हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ कॉन्सेप्ट, उसके अकॉर्डिंग तो हमने जो है यहाँ पर दिखा दी कि 10 लाख की एसेट लगी हुई है। देखिए एट प्रेजेंट तो मार्केट वैल्यू हो सकता है कि कम हो गई हो सकता है ज़्यादा हो गई हो, तो वो जो है एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं देगी। तो इसलिए यहाँ पर जो है थोड़ा सा इस चीज़ का गैप आ जाता है, किस चीज़ का,
अकाउंटिंग कंसेप्ट और कन्वेंशंस को फॉलो करते हैं तो थोड़ा सा आपको यहाँ गैप देखने को मिल सकता है, रिजल्ट्स जो हैं आपके वेरी कर जाते हैं, राइट। थोड़ा सा हम स्पेस बना लेते हैं नेक्स्ट के लिए, अगर नेक्स्ट अंडरस्टैंड करना होगा हमें। नेक्स्ट यहाँ पर क्या कहते हैं कि इनकम्प्लीट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पर इनकम्प्लीट होती है। इनकम्प्लीट मतलब कि एग्जैक्ट जो है आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है नहीं मिल रही। कैसे? देखो, हमने यहाँ क्या किया, अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स आपको जो है ये बता देगी प्रॉफिट है लॉस है, ये आप जान सकते हैं। ये कब जान सकते हैं? जब आप बिजनेस को क्लोज करते हैं, मतलब एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, या फिर हम ये कहें कि हम जब बिजनेस को बंद करते हैं तब हमें पता लगता है। तो पूरे साल के दौरान जो है, अब पूरे साल के दौरान तो आप नहीं कैलकुलेट कर सकते ना कितना प्रॉफिट हो रहा है कितना लॉस, तो एट द एंड में हमें पता लगता है। और जब पता लगता है तो हम उस साल के दौरान कोई डिसीजन मेकिंग भी नहीं कर सकते। अब हम फ्यूचर के लिए कर सकते हैं, लेकिन जो साल बीत गया उसके अंदर हम चेंजेस इतने नहीं कर पाते हैं। ओमिशन ऑफ क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन। अब क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन का क्या मतलब है कि अब हम बिजनेस में रिकॉर्ड करते हैं सिर्फ क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन, लेकिन बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है जो क्वालिटेटिव नेचर की होती है, जिसको हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में फाइनेंशियल नेचर में रिकॉर्ड नहीं कर पाते। लेकिन ऐसा तो नहीं कि वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ही नहीं है। जैसे मान लो कि मैनेजमेंट और लेबर के बीच में रिलेशन थोड़ा ख़राब चल रहा है, लेबर सही से काम नहीं कर रही, या मैनेजमेंट उसको सही से जो है नहीं उसके साथ जो है कॉपरेट कर पा रहा है, या फर्म्स की जो एबिलिटी है न्यू प्रोडक्ट को डेवलप करने की रिगार्डिंग या एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को इम्प्रूव करने की रिगार्डिंग थोड़ी सही नहीं है, या फिर हम ये कहें कि जो है सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही कस्टमर को, तो इन चीज़ों को हम फाइनेंशियल नेचर में नहीं ला सकते, लेकिन ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट तो है ना। तो ये इसका बिगेस्ट लिमिटेशन है, ओमिशन ऑफ क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट आया बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट, जिसको हमने अभी डिस्कस किया था। अकाउंट्स के अंदर जो है हम असेट्स को ओरिजिनल कॉस्ट पे शो करते हैं, और जो मार्केट वैल्यू है समय अनुसार चेंज होती रहती है, तो हमें जो है ट्रू आउटकम हमें वहाँ से पता नहीं लगता है, राइट। तो ये इसकी कुछ लिमिटेशंस थी। अभी 2 और लिमिटेशंस हैं, उसको भी आइए डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारी लिमिटेशन आती है अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग। ठीक है, अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे विंडो ड्रेसिंग का क्या मतलब होता है। देखिए, विंडो ड्रेसिंग मतलब क्या है? एक ऐसी प्रैक्टिस जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, मतलब एक ऐसी कोशिश जिससे हम क्या करते हैं अपने अकाउंट्स को मैन्युपुलेट कर देते हैं। मतलब उसके अंदर जो फिगर्स हैं उनको चेंज किया, और चेंज करके अपने बिजनेस की पोजीशन वैसे शो कर दी जैसी हम शो करना चाहते हैं। ठीक है, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को डिस्क्लोज करेंगे, ऐसे डिस्क्लोज करेंगे जो हमारे लिए फेवरेबल हो। हम अपने अनुसार जो है उसकी पोजीशन को चेंज कर लेते हैं, एक्चुअल पोजीशन से हटकर रिजल्ट बना दिए और उसको अपने अनुसार बना लिया, तैयार कर लिया। फॉर एग्जांपल, मान लो कोई परचेजेस की हमने, हम एग्जांपल लेते हैं कि आपने कुछ बिजनेस में परचेजेस की, और ये परचेजेस आपने कब की? एट द एंड ऑफ ईयर। ठीक है, एट द एंड ऑफ द ईयर। अब किया क्या आपने? इसको रिकॉर्ड नहीं किया, मे नॉट बी रिकॉर्डेड। या तो आपने एट द एंड ऑफ द ईयर में जो परचेज किया उसको रिकॉर्ड नहीं किया अपने स्टॉक को, और या फिर कहें कि जो क्लोजिंग स्टॉक था उसको ओवर वैल्यू कर दिया। अब बिजनेस में ना बहुत सी ट्रांजेक्शन्स होती हैं ऐसी। देखो, एट द एंड ऑफ द ईयर आपने कुछ परचेज किया, और या फिर मैं ये कहूँ कि आपने जो है आपका क्लोजिंग स्टॉक है, एट द एंड ऑफ ईयर जो स्टॉक होते हैं ना उसको क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं। क्लोजिंग स्टॉक को आपने ओवर वैल्यू शो कर दिया। ठीक है, ओवर वैल्यूड शो कर रहे हो। अब यहाँ से डिसीजन जो है आपका, आप अपने बिजनेस के रिगार्डिंग करेक्ट डिसीजन नहीं ले पाएंगे। आपने शो क्या किया कि हमारा जो स्टॉक है उसको ओवर वैल्यू शो कर दिया। अब आपने अपने अकॉर्डिंग अकाउंट्स को जो है मैनिपुलेट कर दिया, जैसा आप दिखाना चाहते थे अपने अकाउंट्स में वैसे चेंजेस किए आपने। क्यों? क्योंकि आप उसको अपने लिए फेवरेबल बनाना चाहते थे, और एट द एंड में कुछ परचेज किया और उसको रिकॉर्ड ही नहीं किया। तो ये सब आपको बिजनेस में अगर फ्यूचर में आपको बेनिफिट्स लेने होते हैं तो उसके लिए आप कुछ ऐसी ट्रिक्स लगाते रहते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि इसकी बिगेस्ट लिमिटेशन क्या है कि यहाँ पर अकाउंट्स में विंडो ड्रेसिंग चलती रहती है। इट मीन्स मैन्युपुलेशन ऑफ अकाउंट्स। नेक्स्ट है अनशूटेबल। अनशूटेबल फॉर फोरकास्टिंग। ठीक है, क्या कहता है कि आप फोरकास्टिंग नहीं कर सकते। अब फोरकास्टिंग नहीं कर सकते का क्या मतलब है? अकाउंट्स जो हैं हमें पास्ट में जो इवेंट्स हो चुके हैं उनकी रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, कॉन्टीन्यूस चेंजेस जो हो रहे हैं, मान लीजिए प्रोडक्ट की डिमांड में, या पॉलिसीज़ जो अडॉप्ट कर रही है फर्म, या कंपटीशन की पोजीशन चेंज हो रही है टाइम टू टाइम, तो ये जो फाइनेंशियल एनालिसिस होते हैं वो बेस्ड किस पे है? पास्ट पे बेस्ड है, राइट। और ये जो है एग्जैक्ट आपको मतलब जो है
हो सकता है कि समटाइम ये आपको फोरकास्टिंग में हेल्प ना करे, कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। तो चांसेस ये भी हैं कि फाइनेंशियल एनालिसिस जो बेस्ड है पास्ट इवेंट्स पे मे नॉट बी मच यूज फॉर फोरकास्टिंग। हो सकता है कि इसके अंदर जो डाटा है आपके लिए फोरकास्टिंग के लिए जो है ये यूजफुल ज़्यादा ना हो, राइट। तो ये दोनों ही पॉइंट जो है हो सकते हैं अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग भी। ये भी एक लिमिटेशन है अकाउंट्स को चेंज कर देना, और पास्ट डाटा है तो हो सकता है फ्यूचर में आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रिजल्ट ना दे। तो ये लिमिटेशंस है किसकी, अकाउंटिंग की। आई होप आपको यहाँ से एडवांटेजेस और लिमिटेशंस जो हैं दोनों क्लियर हो गई होंगी। सो तब तक के लिए आप इसे कीजिए, बाकी का हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और कल जो है मतलब आने वाले लेक्चर में हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, जिसके अंदर हम क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे, और इनको डिस्कस करते हुए हम रोल ऑफ अकाउंटिंग को डिस्कस करके फिर इस चैप्टर को वाइंड अप कर देंगे, राइट। सो मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।